गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आज आपके सामने क्लास 5th की क्लास डाल रही हूँ और क्लास दे रही हूँ मैं आपको। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि पिछले क्लास में जो मैंने आपको क्लास दी थी उसमें मैंने आपको जो सिखाया था वो हम सिखा चुके थे आपको कर्ता और क्रिया को सिखा चुके थे, राइट। कर्ता और क्रिया को मैं सिखा चुकी थी और मैंने आपको बताया था कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है, जो मैंने आपको बता दिया था और आपने काफी अनुवाद कर भी लिए थे। जैसे पिछली क्लास इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि नई क्लास जो मैं देने जा रही हूँ उसी को कंटिन्यूएशन में आगे लूंगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो कोई भी अनुवाद होता है, कोई भी वाक्य बनाने के लिए हमें कम से कम कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है। होती है। मैंने आपको जैसे सिखाया था कि जैसे मैं एक उदाहरण देके फिर से आपको कंटिन्यूएशन में लाने के लिए, बच्चों इस क्लास को कंटिन्यूएशन में लाने के लिए मुझे पिछली वाली क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करवाना पड़ रहा है। तो जैसे मैं पढ़ता हूँ, है ना, मैं पढ़ता हूँ। तो हमने आपको सिखाया था इसमें कर्ता क्या है, इसमें कर्ता है हमारा, इसमें मैं जो है कर्ता है और पढ़ता हूँ जो है वो क्रिया है। ये मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। और कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन मैंने आपको सिखाया था। पुरुष जो पुरुष होता है, पठ धातु की क्रिया भी हम वही लगाते हैं। जैसे मैं, अहम है, अहम हमारा कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष एक वचन। तो जब हम पठ धातु के लट लकार के रूप लगाएंगे तो पठ धातु के लट लकार के रूप भी हम उत्तम पुरुष एक वचन की लगाएंगे। क्यों हम उत्तम पुरुष एक वचन की लगाएंगे? क्योंकि मैं जो है, अहम जो है, कर्ता जो है का पुरुष जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हम उत्तम पुरुष एक वचन की लगाएंगे। और आपको पता है क्रिया के अगर हम लट लकार के रूप पढ़े तो पता चलता है कि पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम, पठामी। तो पठामी क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो अहम पठामी। मैं आपको इतना बच्चों सिखा चुकी थी, ओके। और जो मैंने इतना सिखाया था उसके बाद आज मैं जो सिखाने जा ये आपका और एक बात इसमें आपको अब मैं आगे यहीं से कंटिन्यूएशन में लेती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चे, मैं पढ़ना जो कर्ता होता है, जो अभी छोटे छोटे वाक्य बना रहे हैं, फिलहाल आगे जाके 9th 10th में जाके हमें और बहुत कुछ सिखाना पड़ता है। तो फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं साधारण वाक्यों की। सामान्य वाक्यों में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में लगता है।
अब यहीं से हमारी बात उठती है कि जैसे जो सामान्य वाक्य होते हैं, ये सामान्य वाक्य है, और मैंने आपको बताया कि सामान्य वाक्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में लगता है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, छोटे-छोटे बच्चे जो 5th और 6th क्लास के बच्चे हैं, वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि ये प्रथमा विभक्ति क्या है ना? आपने लिखा है जो सामान्य वाक्य होते हैं उसका कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में लगता है। अब यहीं से हमारी विभक्तियां शुरू, यहीं से हमारी विभक्तियां शुरू होती हैं, और मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास देने के लिए आपको बता रही हूँ कि किसी भी कर्ता में क्रिया कर्ता में विभक्ति लगाने के लिए हमें कारक पर ध्यान देना पड़ेगा। अब कर्ता के लिए हम क्या जाएंगे? कारक पर जाएंगे। कर्ता के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? कारक। और आपने हिंदी में कारक जो सीखे हैं, वो आपने कितने सीखे हैं? आप सभी जानते होंगे। आपको हिंदी में कारक सिखाए गए हैं, और वो कारक हैं कर्ता ने कर्म को सिखाए हैं बच्चों, और मैं सोचती हूँ सभी ने सीखे होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, दो जगह आता है के द्वारा, ये अब आपको याद करने पड़ेंगे, और शायद आप के द्वारा है ना, ये शायद मैं सोचती हूँ सभी बच्चे को हिंदी में सिखाए गए होंगे और हिंदी में आते होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, और कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अब आप बच्चे ये देखिए, करण में भी से आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है। दोनों से में क्या फर्क है? जब कोई चीज अलग होती है, अलग होने के अर्थ में, जब मैं आपको सिखाऊंगी तभी आपको बताऊंगी, और तभी मैं आपको उदाहरण भी दूंगी, है ना? अपादान से फिर संबंध का, की, के, रा, री, रे, और अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, ओ, ये हमारे बच्चे ये कारक हैं। अब आप हमसे क्वेश्चन करेंगे, बच्चे मुझसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने अभी सिखाया नहीं है आपको। बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे कि कर्ता में तो आपने हमें नाम केवल सिखाया, अब कर्ता में ये कारक क्यों आए हैं? अब ये जो कारक हैं, ये कारक हमारे आगे काम आएंगे, है ना? कर्ता के साथ साथ हमारे कारक काम आएंगे। जहां पे जो चिन्ह लगा होगा, हम जो संज्ञा होगी, जो सर्वनाम होगा, जो संख्याएं होंगी, नंबर्स होंगे, उनमें हमें इन शब्दों का, इन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया सामान्य वाक्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में लगता है, और आपको पता है जो कर्ता है वो कर्ता ने, यानी कर्ता जो है प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति। अब यहाँ आ जाइए बच्चे, अब अगर मैं बात करूं कर्ता ने कौन सी विभक्ति है? ये प्रथमा विभक्ति। और कर्म को द्वितीया विभक्ति।
करण से तृतीया विभक्ति, और संप्रदान के लिए ये हमारी बनेगी चतुर्थी विभक्ति। अपादान से ये बनेगी पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट आएगी षष्ठी विभक्ति, संबंध आएगा षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट ये आएगा सप्तमी विभक्ति। अब ये हमारी ये विभक्तियां कहाँ काम आएगी बच्चों? फिलहाल मैं आपको दो विभक्तियां सिखाऊंगी। 5th और 6th क्लास के लिए हम कौन सी विभक्तियां सिखाते हैं? दो विभक्तियां सिखाते हैं, कर्ता ने, एक कर्म को। क्यों? क्योंकि हमें अनुवाद करने के लिए, संस्कृत का अनुवाद करने के लिए हमें लगभग दो विभक्तियों की जरूरत पड़ती है। ये आगे जाके 7th में सीखोगे, 8th में सीखोगे, हो सकता है तो आप 6 में भी सीखोगे, 6 वाले बच्चे भी सीखेंगे। फिलहाल मैं आपको दो विभक्तियां सिखा रही हूँ, कर्ता ने जो प्रथमा विभक्ति है, कर्म को जो द्वितीय विभक्ति है। अब आप कहोगे कर्ता ने, आपको मैंने बताया। अब यहाँ आ जाइए, जो कर्ता है, जो कर्ता हमारे कौन होते हैं, मैंने पहले भी आपको सिखाया है। कर्ता हमारा जो होता है, संज्ञा भी हो सकती है, कर्ता हमारी सर्वनाम भी हो सकता है, और कर्ता हमारे संख्या भी हो सकती है। संज्ञा, सर्वनाम या संख्या हो सकते हैं। ओके, अब अगर राइट, अब देखिए कर्ता सबसे पहले आपके पास जो कर्ता है, यहीं से पता चल रहा है कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति है। अब कर्म को द्वितीय विभक्ति है। अब देखिए, अब मैं आपको जो संज्ञा है, जो सर्वनाम है और जो संख्याएं हैं, ये आपको, आपने जैसे मैंने आपको संज्ञा सिखाया था, अब मैं संज्ञा की बात करूं तो मैंने संज्ञा में आपको सिखाया था, जैसे बालकः, बालकौ, बालकः। मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों? मैंने ये कहा था ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। सिखाया था, सिखाया था बच्चों। और ये जो मैंने सिखाया था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है, ये मैंने इसलिए स्टार्ट में सिखाया था कि क्योंकि आपको धीरे धीरे मुझे सिखाना था, एक साथ मुझे आपको बहुत ज्यादा सिलेबस को, बहुत ज्यादा चैप्टर को मुझे नहीं डालना था। तो जो मैंने आपको सिखाया था, बालक का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो ये जो बालक का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, अब अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये आपकी प्रथमा विभक्ति, ये आपकी क्या है? ये प्रथमा विभक्ति, राइट। प्रथमा विभक्ति क्या है? एक वचन, द्विवचन। प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा बालकः, बालकौ और बालकः, है ना। अब हमें अब मैं दूसरा क्या सिखाने चाह रही हूँ कि जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कि मैं अभी दो लूंगी, क्योंकि आपको पता है, आप जो कर्ता है, कर्ता आपको नजर आ रहा है, कर्ता ने, तो कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो कर्ता होगा, ऑटोमेटिकली कर्ता बोल रहा है, तो कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा। सामान्य वाक्य, अब मैंने ऊपर जो लिखाया है, सामान्य वाक्यों में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में। अर्थात अभी तक आप जो सीख रहे थे, वो सीख रहे थे कि बालक, बालकों, बाल का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपने लगाना सीख लिया। साथ के साथ अब आप क्या सीख रहे हो कि बालक जो कर्ता होता है,
सामान्य वाक्यों में जो कर्ता होता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। और आपने आज यह भी सीख लिया कि ये जो आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सिखाया था, ये प्रथमा विभक्ति है ना। इसकी बच्चों किसी भी संज्ञा की, किसी भी सर्वनाम की और किसी भी संख्या की 7 विभक्तियां और एक संबोधन है ना। अब मैं आपको बता दूं, आपके यहाँ देख लेते हैं, प्रथमा विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है ना, तृतीय विभक्ति होती है, और चतुर्थी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है, षष्ठी होती है, सप्तमी होती है, विभक्ति होती है, और इसके बाद एक संबोधन होता है। ये आपको सीखने पड़ेंगे, है ना। लेकिन फिलहाल आपको मैं ये 2 सिखाऊंगी, ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। आप अपनी बुक में अगर निकालेंगे तो आपको बालक की 7 विभक्तियां मिलेंगी और एक संबोधन मिलेगा। किसी भी अपनी प्रैक्टिस बुक में देखेंगे तो आपको ये सब मिलेंगे। और फिलहाल मैं आपको कौन सी विभक्तियां सिखा रही हूँ? 2 विभक्तियां सिखा रही हूँ। एक जिसे ऑटोमेटिकली आप सीख चुके हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के एवज में। और जो मैंने आपको बताया था, ये संज्ञा है, इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मिलता है, और ये प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे इधर मैंने आपको बता दिया, इधर हमने कर्ता बता दिया, सामान्य कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है, और ये प्रथमा विभक्ति में, ये प्रथमा विभक्ति बन गया। तो ये किसकी बात कर रहे हो? हम ये किसकी बात कर रहे हैं? संज्ञा की बात कर रहे हैं, और पुल्लिंग संज्ञा। अब ये आपका संज्ञा सीख रहे हो, और संज्ञा में भी आप क्या सीख रहे हो? संज्ञा में भी आप सीख रहे हो पुल्लिंग। संज्ञा में आपने क्या सीखा? पुल्लिंग, है ना। और जिसमें बालक और पुल्लिंग बालक। ये आपका हो गया पुल्लिंग बालक। ठीक है। अब इसकी द्वितीय विभक्ति क्या होगी? एक विभक्ति सीख ली, आज आपको नई विभक्ति सिखा रही हूँ, और एक प्रथमा विभक्ति को मैंने प्रयोग करना भी सिखा दिया, कर्ता। प्रथमा विभक्ति हमेशा कर्ता के रूप में प्रयोग की जाती है। द्वितीय विभक्ति क्या होता है? द्वितीय विभक्ति में हम कहते हैं बालकौ, बालकः, बालकौ, बालका, बालकम। बालकम, बालकौ, बालकम, बालकौ, बालकान। ये आपने द्वितीय विभक्ति सीखी। और आप देखो, ये हमारी प्रथमा विभक्ति किसके लिए आती है? कर्ता के लिए। आपको मैंने बताया ना, अभी ऊपर भी मैं लिखवा के आई हूँ, ये ऊपर देखिए लिखवा के आई हूँ, कर्ता ने, तो प्रथमा विभक्ति। अब ये हमारी प्रथमा विभक्ति है, और जो आप पहले सीख चुके हैं, अब कर्ता ने के लिए आती है। अब बालकम, बालकौ, बालकान, ये किसके लिए आती है? आप देखो इधर, कर्म को, है ना, कर्म को। तो ये हमारी किसके लिए आई? कर्म। बस अभी मैं आपको यही चीज सिखाऊंगी। आपने पुल्लिंग बालक का क्या सीखा? कर्ता ने और कर्म को। इसी तरह से हम स्त्रीलिंग में चलते हैं। पुल्लिंग सिखा दिया, अब हम किसकी चलते हैं? अब हम चलते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में आप क्या सीख रहे हो? संज्ञा। स्त्रीलिंग में हमने संज्ञा सीखा, जिसमें हम ले रहे हैं संज्ञा
स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में हम बालिका ले रहे हैं। बालिका है ना। और बालिका की संज्ञा क्या है? बालिका संज्ञा है, आपको पता है ना। अब संज्ञा, तो संज्ञा में हम जैसे आपने ये कर्ता ने, आपने प्रथमा विभक्ति में क्या सीखा हुआ है, वही जो आपने एक वचन द्विवचन बहुवचन माना, वही आपको अब प्रथमा विभक्ति बन गई है ना। प्रथमा विभक्ति, वही प्रथमा विभक्ति बन गई। अभी तक हम आपको बता रहे थे एक वचन द्विवचन बहुवचन, अब हम आपको नियमानुसार बता रहे हैं कि यही क्या बन गया, हमारी प्रथमा विभक्ति बन गई। आपने सीखा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन हमारा प्रथमा विभक्ति का क्या है? बालिका। आपने क्या सीखा था? बालिका, विभक्ति। आपने सीखा, आपने एक वचन में सीखा हुआ है बच्चों बालिका, बालिके, बालिकाहा सिखाया हुआ है ना। एक वचन मैंने सिखाया हुआ बालिकाहा, है ना। एक वचन बालिका, बालिके, बालिका। अब हमारा यही क्या बन गया? प्रथमा विभक्ति बन गया नियमानुसार। और प्रथमा विभक्ति, और ये क्या बना? कर्ता ने। कर्ता ने के लिए प्रयोग में, कर्ता में प्रयोग आएगा। अब द्वितीय विभक्ति, जैसा मैंने आपको कहा है मैं दो दो विभक्तियां सिखाऊंगी। अब यह हमारी हो गई द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति हमारी क्या है बच्चों? बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम। क्या बनेगा? ये बनेगा बालिकाम, बालिके, बालिकाहा। बालिकाम, बालिके, बालिकाहा। ये क्या बना? हमारा कर्म। ये बच्चे याद करना पड़ता है कर्म को, इनको रूप हमेशा याद करने पड़ते हैं, पर थोड़ा सा समझना पड़ता है और थोड़ा सा याद करना पड़ता है। दोनों काम हम एक साथ करते जाते हैं। ठीक है, ये आपने स्त्रीलिंग की संज्ञा सीखी। ओके, अब इसी तरह से हम चलते हैं नपुंसक लिंग। आपको नपुंसक लिंग 3 होते हैं ना, नपुंसक लिंग। और आपने सीखा है नपुंसक लिंग जैसे फल, ये भी संज्ञा है। संज्ञा, तो इसकी प्रथमा विभक्ति क्या है? क्या सिखाई है मैंने? फलम, ये एक वचन लिखते हैं, द्विवचन और बहुवचन। बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट बारी मैं नहीं लिखूंगी एक वचन द्विवचन बहुवचन, है ना। तो आप अपने आप समझ जाना बच्चे। फिलहाल मैंने इस बारी लिख दिया है तो ठीक है ना। बहुवचन। अब प्रथमा विभक्ति का क्या? फल का करने, तो फलम, फले, फलानी, ये आपको सीख चुके हैं। ये आप बच्चे सीख चुके हैं। और आप अभी तक कैसे सीखे थे? मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आप अभी तक सीखे थे कि एक वचन द्विवचन बहुवचन, लेकिन अब आप नियमानुसार प्रथमा विभक्ति सीख रहे हैं। अब इसकी द्वितीय विभक्ति क्या होती है? द्वितीय विभक्ति बिल्कुल किया
द्वितीय विभक्ति जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। फलम, फले, फलानी, ये सेम होती है। इसकी द्वितीय विभक्ति क्या होती है? सेम। अब आपने देखिए, अब आपने क्या किया, आपने इसको मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं है। आपने पहला कर्ता में पुल्लिंग का बालक सीखा, जिसकी अभी तक आपने जो सीखा था, मैंने आपको सिखाया था कि बालक का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सिंपल का सिखाया था, लेकिन अब मैंने उसे विभक्तियों में चलना सिखा दिया है। विभक्ति में जब आप चले तो ये प्रथमा विभक्ति भी मैंने सिखाई थी, लेकिन बताई नहीं थी। अब मैं आपको नियमानुसार बताती जा रही हूँ कि प्रथमा विभक्ति क्या है, तो दो विभक्तियां सिखा रही हूँ, और समय आने पर ये सातों विभक्तियां सिखाऊंगी। ओके, इस तरह से पुल्लिंग के बालक की दो विभक्तियां सिखा दी, स्त्रीलिंग के बालिका की दो विभक्तियां सिखा दी, और नपुंसकलिंग के फलम की दो विभक्तियां सिखा दी। अब नेक्स्ट आ जाइए, आपका कौन सा कंप्लीट हो गया? आपका संज्ञा कंप्लीट हो गया है ना। अब चलते हैं सर्वनाम। अब क्या चलते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम सीखते हैं, है ना, सर्वनाम। अब सर्वनाम में आप क्या सीख रहे हैं? पहले पुल्लिंग का सर्वनाम क्या होता है? तत्। शब्द क्या है? तत्, है ना। तत् का शब्द क्या है? तत्। और तत् माना क्या होता है? वह। तत् माना क्या होता है? वह। अब इसकी हम क्या सीखेंगे बच्चों? प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सीखेंगे। जैसा संज्ञा के सीखे, वैसे अब इन सर्वनाम के भी हम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सीखेंगे। अब इसकी प्रथमा विभक्ति क्या होगी? पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति आपने पहले सीखी हुई है, सह, तौ, ते। अब मैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बार बार नहीं लिख रही हूँ, सह, तौ, ते। और ये क्या बना? कर्ता ने। इसमें भी ये कर्ता ने, और ये कर्म को, दो विभक्तियां सिखा रही हूँ ना। और इसी तरह से अब इसका स, तौ, ते, अब इसका आ जाएगा स, तौ, ते, तम, तौ, तान। तम, तौ, स, तौ, ते, तम, तौ, तान। ये क्या बना? कर्म। ये आपको बच्चे याद करना होगा, कर्म को समझदारी से, ध्यान से याद करना होगा। तत्। अब तत् का पुल्लिंग हो गया, अब तत् का स्त्रीलिंग। अब मैं सिखाती हूँ स्त्रीलिंग तत्, वह, है ना। स्त्रीलिंग तत् वह का क्या होगा? अब वही प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। सबकी सिखा रही हूँ, और बहुत ध्यान से सुनना, है ना, ताकि आपको दिक्कत कोई भी नहीं। अब सा आप सिखा चुकी हूँ, ये पहली एक सिंपल वाला सिखा चुकी हूँ कि सा, सा, ते, तहा, ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और सॉरी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कहलाता है। ये क्या बना? कर्ता ने। और ये आप सबको पता होगा, संज्ञा जो होती है, ये पुल्लिंग भी होता है, संज्ञा स्त्रीलिंग भी होता है, और संज्ञा नपुंसकलिंग भी होता है। इसी तरह से सर्वनाम भी पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, और नपुंसकलिंग भी होता है। तो सा, ते, तहा, ताम, जैसे तम था तो ये बन गया ताम, ते, तहा, ताम, ते, तहा। ये क्या बना? कर्म। कर्म को। क्लियर? अब इसी तरह से नपुंसकलिंग आ जाइए। नपुंसकलिंग में आपने क्या सीखा है? ये नपुंसकलिंग लिंग, और इसका भी वही तत् होगा, है ना, तत् वह। और तत् का नपुंसकलिंग क्या होगा? वही प्रथमा विभक्ति हम लिखते हैं। और ये होगा, आप नपुंसकलिंग में आपने क्या सीखा हुआ है? तत्, ते, तानी,
तत्ते तानी। अब प्रथमा विभक्ति, अब हमको द्वितीय विभक्ति सीखनी है। बच्चे थोड़े से ये सब चीजें याद करने वाली हैं, और मैं याद करने के लिए आपको केवल लिख के नहीं दे रही हूँ, आपको मैं समझा भी रही हूँ, ताकि आपको दिक्कत कम से कम हो याद करने में, है ना। अच्छा, जैसे यहाँ था आपका, ये संज्ञा में था फलम फले फलानी, दोनों एक जैसे होती हैं, इसमें भी यही होता है, तत्ते तानी। नपुंसकलिंग सेम होते हैं। तानी, ये क्या बना, कर्ता ने कर्म को, और आपको मैंने जब अब आप सीखे, आपने देखिए आज अब ये दूसरी आप क्या सीख गए, आप पहले मैंने आपको संज्ञा सिखा दी, अब सर्वनाम के भी मैंने सिखा दिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब बचा हमारा संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा मैंने आपको क्या बताई थी बच्चों? संख्या। संख्या में मैंने आपको बताया था कि वचन नहीं होते हैं। संख्या में वचन नहीं होते हैं। संख्या में वचन नहीं होते हैं। एक, अब संख्या क्या है, हमारे पास संख्याएं क्या होती है? एक, दो, द्वि, तीन, त्रि, और तीन के बाद, अब देखिए ये संख्या में वचन नहीं होते। एक हमेशा एक वचन में ही रहता है, हमेशा एक वचन में ही रहेगा, इसके वचन नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक ऑटोमेटिकली एक है ना, वचन नहीं होगा। दो हमेशा द्विवचन में ही रहेगा। तीन हमेशा बहुवचन में रहेगा, क्योंकि तीन के बाद तीन और तीन के बाद वाले सारे हमेशा सारे बहुवचन में जाते हैं, हमेशा बहुवचन में रहेगा। में ही रहेगा। आगे वाले सारे नंबर्स, अब इसके बाद नोट, यहाँ लिख देते विशेष। आगे वाले सारे नंबर, सारी संख्याएं बहुवचन में ही रहेंगी, में ही रहेंगी। समझ आ गई बात? तो मैंने आपको आज मैंने संख्या, अब इसके बाद देखिए मैंने आपको संख्या भी सिखा दी। जो हमारे अभी तक कर्ता होता था, कर्ता में कौन कौन से आते थे? संज्ञा भी आ सकता है, सर्वनाम भी आ जा सकता है, और संख्या भी आ सकती है। और मैंने अभी तक संख्या, सर्वनाम और संख्या में ये सिर्फ आपको ये सिखाया था पिछली क्लास में कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है। आज मैं आपको एक स्टेप आगे और लेके चली हूँ। मैंने आपको विभक्तियां सिखाई हैं कि हर संज्ञा, सर्वनाम और संख्या की विभक्तियां होती हैं। कितनी विभक्तियां होती हैं?
बच्चे 7 विभक्तियां होती है, एक संबोधन होता है। अब सातों विभक्तियां हम आपको अभी नहीं सिखाएंगे, समय आने पर सिखाएंगे। आज हम आपको दो दो विभक्तियां, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समझाई है। प्रथमा विभक्ति जो मैंने कॉमन आपको सिखाया था कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संज्ञा, सर्वनाम और संख्या का, वही प्रथमा विभक्ति थी। और द्वितीय विभक्ति भी मैंने सिखा दी है। और ये प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति क्यों होती है? कॉम्बिनेशन होता है यहाँ से, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काटी के राजीव अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, हे अरे। अब देखिए, ये हमारा कर्ता ने जो होता है प्रथमा विभक्ति में आता है, और मैंने आपको सिखाया सामान्य वाक्यों में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है, क्योंकि कर्ता है और वो प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति में रहेगा। अब कर्म को द्वितीय विभक्ति, अब हमारे पास आता है कर्म को, ये द्वितीय विभक्ति जो मैंने सिखाई है सब, ये देखिए, ये द्वितीय विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, ये सबकी मैंने द्वितीय विभक्ति सिखाई है। आज हम जो ये रूप सिखा दी है, अब हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना सीखेंगे। प्रथमा विभक्ति कर्ता का आपने प्रयोग करना सीख लिया। अब आज मैं आपको द्वितीय विभक्ति की दो उदाहरण बताऊंगी, फिर नेक्स्ट आप उसकी प्रैक्टिस करिए। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ विशेष आगे की सारी से, अब इसमें जैसे नहीं बताती हूँ। अब कर्म को द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। कर्म को द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। ओके, अब कर्म को द्वितीय विभक्ति में जैसे, और कर्म को द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैं विद्यालय जाती हूँ। मैं विद्यालय जाती हूँ। देखिए, अभी तक मैंने आपको सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था? मैं जाती हूँ, मैंने यही सिखाया था ना। अभी मैंने बीच में डाल दिया शब्द मैं जाती हूँ, है ना। अब मैंने आपको सिखाया था कि हूँ, मैंने सिखाया था ये करता है, और ये करता है, और ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। अभी तक ये सीखे थे आप। अब बीच सेंटेंस के बीच में भी शब्द आ जाते हैं। अब मैंने आपको एक स्टेप और आगे ले लिया, मैं विद्यालय को जाती हूँ, है ना। अब मैंने कहा था कम से कम किसी भी वाक्य को बनाने की, वाक्य बनाने के लिए हमें दो शब्दों की आवश्यकता होती है। मैं जाती हूँ, वाक्य बन गया। अब बड़े वाक्य भी तो हो सकते हैं, और भी चीजें तो वाक्य के अंदर आ सकती है ना। तो अब मैंने एक और स्टेप लिया है कि मैं विद्यालय जाती हूँ। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें एक चिन्ह छिपा हुआ है। मैं विद्यालय जाती हूँ यानी मैं विद्यालय को जाती हूँ, मैं विद्यालय को जाती हूँ। तो देखिए को, यहाँ देखिए को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे क्या बन गई? ये क्या बन गया? कर्म। अब ये आपका बना कर्ता, एक स्टेप बच्चे आगे चल गए आप, कर्ता, ये बनी क्रिया, और ये बन गया आपका कर्म। और आपको पता है कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है, क्योंकि कर्म को, है ना, ये कर्म को द्वितीय विभक्ति लगती है। और द्वितीय विभक्ति मैंने सबकी सिखा दी आपको, है ना। तो अब देखिए मैं का क्या लगेगा आपको पता है, और जो कर्ता और क्रिया का कॉम्बिनेशन जो मैंने सिखाया है वही रहेगा। ये कर्म अपने आप में द्वितीय विभक्ति में लग जाएगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं इसका, कि मैं इसकी बात करूं
तो ये बनेगा अहम, मैं को क्या बोलेंगे, अहम। अब विद्यालय, अब हमेशा मैंने विद्यालय, विद्यालय यानी फोल्डिंग है, विद्यालय, विद्यालयम, है ना, फोल्डिंग का क्या आएगा, विद्यालयम, बालकम, है ना, बालकम। द्वितीय विभक्ति विद्यालय एक है, तो ये द्वितीय विभक्ति एक वचन आएगा, तो क्या हो जाएगा, विद्यालयम। क्या बना बच्चों, ये बनेगा विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालयम जाती हूँ, जाती हूँ, विद्यालयम जाती हूँ। अब हमारा किसको कॉम्बिनेशन होगा, ये तो जो मैंने सिखाया वही कॉम्बिनेशन, जैसे मैं जाती हूँ में आपके कॉम्बिनेशन, मैं के साथ मैंने क्या सिखाया था, क्योंकि मैं उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छामि गच्छामि, गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन, तो अब ये मैं भी एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन गच्छामि, ये भी आपका एक वचन, अहम विद्यालयम गच्छामि। अब देखिए, है एक चीज यहाँ पे और चीज मैं सिखाना चाहती हूँ, देखिए एक अविशेष रूप, आप यहाँ पर विशेष सीखेंगे, क्या विशेष मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, जो साथ के साथ बच्चे सीख लोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप साथ के साथ एक कोई पॉइंट सीखते चले जाओगे। विशेष क्या है, अगर विद्यालयम, विद्यालयम, एक विद्यालय ऐसे लिखा जाता है और एक विद्यालयम ऐसे लिखा जाता है, दोनों ही विद्यालय, ओके। अब दोनों विद्यालय में क्या फर्क, देखिए अगर अगर बच्चे, ये विद्यालय कब आता है कि अगला वर्ण विद्यालय से, विद्यालयम से आगे आने वाला, आगे आने वाला वर्ण, आने वाला वर्ण अगर व्यंजन है, तो विद्यालय में लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा। अब विद्यालयम, विद्यालयम से, विद्यालय से आगे आने वाला वर्ण, अगर स्वर है, अगर स्वर है तो विद्यालय में लिखा जाएगा। जैसे, अब जैसे दो विद्यालय में लिखा जाएगा, है ना, अब दोनों जैसे जैसे ये हो जाएगा, दोनों का मैं उदाहरण दे रही हूँ, जैसे विद्यालयम गच्छति, विद्यालय को जा रहा है, विद्यालयम गच्छामि कर दे रही हूँ, अहम विद्यालयम, अहम गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि। अब ये व्यंजन है, आगे आने वाला, आगे आने वाला, ये आगे आने वाला
वाला वर्ण व्यंजन है, आगे आने वाला व्यंजन व्यंजन है, इसलिए हमने क्या लगाया, विद्यालय। और अहम पहला नंबर है ना। अब दूसरा नंबर अहम, अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी अहम अहम वो आएगा क्योंकि वी है पहले, यहाँ पर भी रुके प्लीज, ये यहाँ पे अहम ये आएगा, अहम, क्योंकि यहाँ पर भी तो व्यंजन है हर शब्द के पीछे, है ना। ये अहम यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे अहम, अहम विद्यालयम गच्छामि। बच्चे ये छोटी क्लास में हम जब शुरुआत करते हैं तो हमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम संस्कृत सीखते जाते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान देना जरूरी हो जाता है। तो अहम आप अपनी बुक में देखेंगे तभी भी आपको ऐसे मिलेगा, अहम ग्रामम, अहम। अब जैसे मैं दूसरा सेंटेंस आपको बता रही हूँ, निकाल के दिखा रही हूँ आपको, जिसमें आपको मिलेगा, हम बात करें अहम गच्छामि, इसका कौन सा अहम ग्रामम गच्छामि, ये भी आपका उसमें जा रहा है। मैं आपको चलते चलते बताऊंगी बच्चे कि कौन सा वाक्य होता है। अहम ग्रामम ये आ जाएगा आगच्छामि, मैं गांव से आ रहा हूँ, अहम ग्रामम आगच्छामि, आगच्छामि। अब यहाँ पे ये ग्रामम क्यों आया, क्योंकि इसके पीछे स्वर है ना। आगे आने वाला वर्ण, आगे आने वाला वर्ण व्यंजन, सॉरी स्वर, ये ग है, है ना, आगे आने वाला वर्ण स्वर, राइट। तो ये हमारा ये जो हमारा होता है, जब अनुस्वार तब लगाते हैं जब हमारे पास पीछे व्यंजन होता है, और विसर्ग तब ये म तब बनाते हैं जब पीछे कोई स्वर होता है। ओके, तो अब ये आपका, अब आपने सीखा, आज क्या सीखा, विद्यालयम गच्छामि ग्रामम गच्छामि। तो बच्चे ये क्या है, ये हमारा कर्म है, अहम। अब मैं इधर देख बता दे रही हूँ आपका, यहाँ से जैसे हटा करके दूर कर दे रही हूँ और आपको यहाँ सिखा दे रही हूँ। यहाँ पे आपका हुआ जैसे न, ये आपका बना कर्ता, ये आपकी बनी क्रिया, और बीच वाला आज आपने क्या सीखा, ये बना कार्य। ओके, राइट। ये भी आपका क्या बना कर्ता, ये बना ये बनी क्रिया, और ये बना आपका कर्म। ठीक, तो आज आपने कर्म बनाना सीखा, और कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है। क्या सीखा आपने बच्चों, कर्म बनाना सीखा। सबसे पहले आपने कर्ता बनाना सीखा था, जो मैंने आपको एक वचन द्विवचन बहुवचन के हिसाब से सिखाया था, जो प्रथमा विभक्ति थी, राइट। आज उसी को मैंने बताया कि वो प्रथमा विभक्ति है और कर्ता। ओके, आज आपने दूसरा सीखा कर्म, और कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, द्वितीय विभक्ति लगती है, और आज मैंने आपको सबकी द्वितीय विभक्ति भी सिखा दी। ओके,
अब ये आपने दूसरी विभक्ति इस तरह से संज्ञा में, सर्वनाम में और संख्या में भी लगेंगी, और संख्या में आपकी वचन नहीं होती। क्लियर? और द्वितीय विभक्ति आपकी होती है, राइट? आपकी संख्या में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। ओके, तो आज मैं क्लास को यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, और फिनिश करने से पहले बच्चे आपको एक चीज, दो चीजें आपको बता देती हूँ कि क्या एक विशेष नोट, विशेष इसका विशेष हमारा निकल करके आ रहा है, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में बनता है, प्रथमा विभक्ति में रहता है। वचन एक वचन, द्विवचन या बहुवचन हो सकता है। वचन कोई भी हो सकता है। अर्थात एक वचन, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये होता है। पहला विशेष, पहली बात। दूसरी बात हमने आज क्या सीखी? हमने सीखा कि कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में ही होता है। वचन कोई भी हो सकता है, वचन कोई भी, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन हो सकता है। हो सकता है। ओके, आज आपने ये दो बातें सीखी, और आज आप एक स्टेप, अनुवाद का एक स्टेप बच्चों आगे चल चुके हैं। यानी आप पहले वाली क्लास में आपने कर्ता और क्रिया सीखा था, आज आपने कर्ता के साथ साथ कर्म भी सीख लिया है। ओके, तो इसकी बच्चे खूब प्रैक्टिस कीजिए। जो ये ऐसे सेंटेंसेस बहुत होते हैं, कर्म वाले सेंटेंसेस बहुत मिलते हैं, तो वो आप बहुत कोशिश कीजिए, बहुत सीखिए। और आपकी मैंने सभी संज्ञा के, सर्वनाम के और संज्ञाओं के वचन में सिखा चुकी, सॉरी कर्म में सिखा चुकी, द्वितीय विभक्ति आपको समझा चुकी हूँ। आप इसे लर्न करिए। अगर आपने बच्चों इसे लर्न नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप अनुवाद में पीछे चले जाएंगे। मेरे साथ साथ आप अगर सीखना चाहते हैं, आगे बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, तो आपको अभी के अभी, आज के आज याद करना। ओके, और बच्चों ये क्लास जो मैं आपको डाल रही हूँ, ये क्लास 5th से लेकर 5th क्लास के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 6th भी, 7th क्लास के भी बच्चे ने पढ़े, क्योंकि ये बेस है। इसको पढ़ के ही हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं, आगे क्लास को, ग्रामर को समझ सकते हैं। ओके, और ये सीटेट और एचटेट वाले बच्चों के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही नींव है। अगर आपने इन चीजों को सीख लिया तो आप समझिए आज बहुत कुछ संस्कृत आप सीख गए, क्योंकि आप काफी मैच्योर रहते हैं। आपको बार बार सीखने की जरूरत, प्रैक्टिस करने के लिए ये याद हो जाए, और आपको तरीका पता चल जाए कि किस तरह से हमें इन ग्रामर को चलाना है, तो वो फिर आसान हो जाता है और अच्छे प्रैक्टिस हो जाती है। सीटेट और एचटेट वाले बच्चे तो बहुत आगे अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तरह से उन्हें याद हो जाता है, आसान है उन्हें याद करना।
6 और 7th के बच्चों के लिए तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें इतना आसान नहीं है। इतना आसान हम कहें कि हम एक बार याद कर लेंगे और याद हो जाएगा, नहीं। याद करने के साथ-साथ हमें बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सीटेट और एचटेट वाले बच्चों को भी मैं ये बोल रही हूँ, कैंडिडेट्स को भी मैं ये कह रही हूँ कि खूब इनको ध्यान दीजिए, एक-एक मेरे एक-एक वाक्य को सुनिए। आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत क्लियरली सब कुछ समझाया हुआ है। मैं सोचती हूँ अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं और याद करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं कोई गलती नहीं हो सकती है। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैंने आपको बताया, राइट? तो मैं ये क्लास यहीं फिनिश करती हूँ और नेक्स्ट क्लास बच्चे इसी कंटिन्यूएशंस में, अब ये अनुवाद की लिए है मैंने, चैप्टर्स लिए हैं, तो ये कंटिन्यूएशंस में आगे 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 चलते चले जाएंगे, क्योंकि ये तो एंडलेस होते हैं। एंडलेस तो नहीं कहूँ, अनुवाद सीखना इतने बहुत तरीके के अनुवाद आते हैं। अभी तो मैंने आपको जैसे प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति सिखाई है, अभी तो हमारे पास 7 विभक्ति हैं। 5th और 6th क्लास के बच्चों के लिए नहीं बोल रही हूँ, सीटेट और एचटेट के बच्चों के लिए बोल रही हूँ, सीटेट और एचटेट के कैंडिडेट के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि 5th और 6th क्लास के बच्चों के लिए तो कम होते हैं और शायद ग्रुप सारे आपके कोर्स में आप अपनी प्रैक्टिस में निकालेंगे तो आपको सारे 7 विभक्तियां याद करने के लिए मिलेंगी। स्कूलों में बच्चे ये याद करवा दिया जाता है और ये रूप याद करो, 7 विभक्तियों का रूप याद करो, और फिर ये चीजें बातें समझ जाती हैं। मैं कहती हूँ कि बच्चों को साथ के साथ ग्रुप याद हो और साथ के साथ एक बार एक सेंटेंस हम कराते जाएं कि कब और तृतीय विभक्ति कब प्रयोग में आती है, चतुर्थी विभक्ति कब प्रयोग में आती है, पंचमी कब आती है। तो इस तरह से हम सिस्टमैटिक तरीके से एक-एक विभक्ति याद करते जाएंगे और एक-एक विभक्ति याद करते जाएंगे और एक-एक विभक्ति को ओके। तो आज आपने कौन सी विभक्ति सीखी? द्वितीय विभक्ति सीखी, और द्वितीय विभक्ति का आपने सारे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आप प्रैक्टिस कीजिए। और कल मैं जो नेक्स्ट क्लास लूंगी, कल का मतलब है जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी आपको, आज आप बच्चे आज 4th है ना, आज कल 5th तक ये अपलोड हो जाएगी क्लास, और मैं अब जो नेक्स्ट क्लास लूंगी 4 डेज बाद दूंगी आपको, और नेक्स्ट 6th को हो जाएगी, तो अब मैं आपको दूंगी 9th को दूंगी। ओके, तो 9th तक आपके पास नेक्स्ट क्लास आ जाएगी जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों तो आपको बात नहीं समझ आएगी। मैं सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगी और प्रैक्टिस कराते कराते आपको बताऊंगी कि कैसे व्याकरण का प्रयोग करें, कैसे व्याकरण हम प्रयोग में ला रहे हैं। ओके, तो मैं ये क्लास फिनिश करती हूँ। फिनिश करने से पहले फिर वही आपको बच्चों कहना चाहती हूँ कि आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, अपने नियर एंड डियर को शेयर कीजिए, और हो सके तो स्कूल के फ्रेंड्स को भी आप अपने बात समझाएं, क्योंकि देखिए आज लॉकडाउन के पीरियड में स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं, घर बैठ के वो आराम से मेरी वीडियो देख करके, मेरी क्लासेस को देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं आप सारे बच्चों से कहती हूँ, मेरे पास कॉल्स बहुत आते हैं, मैसेज बहुत आते हैं, मुझसे बच्चे कॉल्स करके अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स पूछते हैं। मैं हर बच्चे को, सभी को कहती हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा फ्री हूँ, और आप मेरे से कोई भी डाउट्स बड़े आराम से फोन करके पूछ सकते। ओके, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए, नियर डियर को जरूर बताइए। आपके ऐसा करने से मुझे सपोर्ट मिलता है, मेरा मोटिवेशन अप होता है, और मैं जल्दी क्लास दे पाती हूँ। अदरवाइज अगर मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं बनते हैं मेरे, तो मैं भी थोड़ी सी सुस्त हो जाती हूँ। तो मुझे सुस्त न बनाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, राइट? तो मैं ये क्लास यहीं फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेकर के मैं आपके पास 9 तारीख को, 9th जून को आपके पास आऊंगी, और तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।